गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी की बेसिक्स और बुनियाद रखती है। ये +1 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसे हम सेल कहते हैं। इस चैप्टर से बेसिकली अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। मतलब अगर मैं सेल और सेल साइकिल से करूँ तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग अगर 7-8 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 30 से 32 नंबर की 32 नंबर की लगभग वेटेज रहेगी, जो कि आपके रैंक को बहुत ऊपर लेके चले जाएगा। लगभग अगर बायोलॉजी की बात करें 360 नंबर में, तो लगभग मोरलेस 8 to 10% वेटेज रहेगा इसका। तो जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेल, तो इस चैप्टर से बेसिकली हम बायोलॉजी की बेसिक्स को बात करेंगे। और किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर की हमारे अंदर एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, क्या हमारे टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कौन से टॉपिक कंसेप्ट बेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर में एक माइंड मैप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? वी एक माइंड मैप तैयार करेंगे। तो माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप होता है कि चैप्टर का शॉर्ट प्रिसाइज कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें सेल की बेसिक्स और ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें हम सेल की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा, उससे सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज, कब डिस्कवरी किसने किस कंपोनेंट की डिस्कवरी की, सेल का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, और साथ ही हम एक कंपैरिजन देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। दूसरा जो टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। तो सेकेंड टॉपिक जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उनमें हम पढ़ेंगे एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हमको पढ़ना है कि सेल एनवेलप क्या होता है, क्या उसका रोल है एक प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल में, सरफेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं। अगर मैं फ्लो में आगे बढ़ूँ इस चैप्टर में, तो बेसिकली हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी होना है। तो यूकैरियोटिक सेल में हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके रोल, फंक्शन, उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा दी गई है उसको स्टडी करेंगे। जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो कि प्लांट में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसका क्या रोल होता है सेल्स में, क्यों ये प्रेजेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूकैरियोटिक सेल में हम एक सिस्टम को भी पढ़ते हैं, जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उनका काम एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो उन ऑर्गेनेली को हम एक साथ कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो स्टडी सम अदर ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज राइबोसोम। पॉइंट टू बी नोटेड दैट राइबोसोम जो यहाँ पाया जाएगा वो 80s पाया जाएगा, ना कि 70s। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की भी स्टडी करना है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, उनका रोल पढ़ेंगे। फिर चैप्टर इस टॉपिक के एंड में हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। अब आप सबका सवाल होगा कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन आखिर क्या होगा। तो साइटोस्केलेटन जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, हमारा जो बोन है एक बॉडी को फ्रेमवर्क और एक ढांचा दे रहा होता है, जिससे हमारा बॉडी का एक स्थिर शेप है। उसी तरह सेल का भी जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट या शेप देने का काम ये साइटोस्केलेटन करते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट के बने होते हैं। फिर इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस कहेंगे। अगर हम क्लास 8 9 10 में गए हैं तो हम न्यूक्लियस को कहते थे कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल और द ब्रेन ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ हम न्यूक्लियस को इन डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सारे कंपोनेंट, जैसे कि डीएनए, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी क्या हुई थी, किसने की थी। और फाइनली एक टॉपिक जो हम अमूमन बुक में पहले वो दिया होता है, सेल थ्योरी, उससे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हम सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को क्योंकि
अगर हम पूरी चैप्टर को समझ जाए तब सेल थ्योरी को समझ पाना ज्यादा रिलेटिवली आसान होगा, जिसको थियोडर मैथियस लेडन और थियोडर स्वान ने दिया था, और फाइनली इसको मॉडिफाई किए थे रूडोल्फ वर्च्यू ने। तो आते हैं सेल का बेसिक एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो सेल की हम बात करेंगे वो है डेफिनेशन की। हम सब अपने शुरुआती दिनों से, यानी हम क्लास 9, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, अगर कोई सवाल पूछ दे कि वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, कोई पूछे वाई सेल इज a स्ट्रक्चरल यूनिट, तो क्या आपका जवाब होगा? तो हम कहते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरिया सेल हो, सबके सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। अब सवाल आता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट तो सर अब बता दें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सब सेल के बने होते हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। लेकिन फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल से ऐसा छोटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खा पाए, यानी इंडिपेंडेंटली फंक्शन को परफॉर्म करे। आप लोग कहिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया तो फंक्शन परफॉर्म करता है, वायरस फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि सेल से भी छोटा होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल के एनवायरनमेंट के बिना, सेल के डिपेंडेंसी के बिना अपने फंक्शन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि वायरस जब तक वो एनवायरनमेंट में रहता है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, लेकिन एज सुन एज उसको कोई बॉडी या होस्ट मिलती है तो उसका मैकेनिज्म एक लिविंग बींग की तरह हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस को भी अपने फंक्शन दिखाने के लिए एक सेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, क्योंकि सेल से छोटा ऐसा कुछ नहीं है जो क्या शो कर पाए, इंडिपेंडेंट फंक्शन दिखा पाए। क्या नेचर में कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलता है जो प्रूफ दे दे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जी हाँ, इसका एग्जाम्पल नेचर में मिलता है, और ये एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलता है। जैसे कि हम कहें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म सारे लाइफ एसेंशियल फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फिर से न्यूट्रिशन या एक्सक्रीशन, सारे जो लाइफ के एसेंशियल फंक्शन है परफॉर्म, जीने के लिए जो जरूरी है उन सबको परफॉर्म करता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और सारे एसेंशियल फंक्शन को, लाइफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को भी परफॉर्म करता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्योंकि एक सेल के बने हैं तो ये इनमें स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही हो गई, और क्योंकि ये सारे फंक्शन को एक ही सेल कर लेता है तो इनमें फंक्शनल यूनिट भी क्या हुई? सेल हुई। तो ये प्रूफ करता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछ देगा कि व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और नेचर में कहीं ऐसा प्रूफ है जो बताता हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप कहिएगा जी ये प्रूफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देते हैं। तो अगर हम सेल को समझना चाहें, एक जनरल अप्रोच लगाएं सेल को कि व्हाट इज सेल, तो मैं कहता हूं कि सेल एक चेम्बर है या कंपार्टमेंट है जिसके अंदर भी, आप जानते हो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट एक्वस होता है और सेल के बाहर का भी एनवायरनमेंट एक्वस ही होता है। तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। बात यहाँ नोट करने की ये है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला एक्वस कंडीशन है वो उससे कंपेरेटिवली इंटरनल एनवायरनमेंट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट का जो वाटर है वो थोड़ा एक्वस कंडीशन है, वो थोड़ा सेमी फ्लूइड होता है जो कि डेंस है। इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है? ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन की बेसिक फंक्शन क्या होगी कि ये बाहर के वाटर को अंदर के वाटर से, बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट को अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। और जो अंदर वाला होता है थोड़ा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक होता है, जिस थोड़ा उसका नेचर डेंस होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि कोई भी सेल हो उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं। मेटाबॉलिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे कि ए से बी, से फॉर एग्जाम्पल सी टू डी, जैसे प्रोटीन बनना, जैसे एंजाइम बनना, चाहे कोई और मैकेनिज्म चलना। तो ये सारे
एनर्जी बनाना, ये सारे प्रोसेस चल रहा होता है, यानी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। इन सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल की क्या हो गई, एक बेसिक पिक्चर हो गई। यानी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, उसके साथ साइटोप्लाज्म होगा, और उन साइटोप्लाज्म जो एरेना है साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी चल रहे होंगे जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस है। अब मैं कहूँ कि कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कि कुछ खास चैम्बर में चल रहे होते हैं। इन खास चैम्बर में चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। जैसे कि एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस खास करके एक चैम्बर में चल रहा होता है, जिस चैम्बर को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। वैसे ही फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होती है वो खास एक चैम्बर में चल रहा होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को सेल को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सेल में एक मैकेनिज्म डेवलप हुई, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कहते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें कि अगर एक सेल है तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसमें कुछ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसे हम जेनेटिक मटेरियल और डीएनए कहते हैं। अगर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन एक कुछ खास चैम्बर में स्टोर हो रहे हैं जिन्हें हम परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो अगर पॉइंट को नोट किया जाए तो बेसिक फीचर ऑफ अ सेल में हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होगी। हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। कुछ सेमी फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस होगा सेल के अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को हम मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में स्पष्ट लाइन में लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी सेल के अंदर क्या होनी चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होनी चाहिए। उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टोर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है, जिन्हें हम लिविंग सेल में डीएनए के रूप में जानते हैं। ऑर्गेनली यानी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन या बायोकेमिकल कुछ खास चैम्बर में होंगे जिन्हें हम ऑर्गेनली कहते हैं। तो इस तरह से चैप्टर का फ्लो बढ़ना है। तो इसके बाद अगर हमारे जनरल कंसेप्ट समझ लिए सेल का, तो थोड़ा बहुत हम बात करेंगे अब डिस्कवरी के बारे में। तो बात इस तरह से है कि लेट 15th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुआ। जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया। यानी कह सकते हैं कि पहले हम बीमार पड़ते होंगे तो बहुत सारे मिथ चलते होंगे सोसाइटी में, बहुत सारे टैबू चलती होगी कि कुछ सुपर पावर है या ब्लैक पावर है जिसकी वजह से कोई बीमार हो गया है, या कोई ब्लैक पावर की वजह से किसी ने किसी को ग्रस्त कर दिया। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ये जितने भी टैबू हुए, जितने भी ऑर्थोडॉक्स या ब्लैक मैजिक ये वाले कंसेप्ट थे हमारी डिजीज से रिलेटेड, ये सब धीरे धीरे दूर होने लगे। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देखने लगे थे जो कि इतने छोटे थे जो हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे थे। तो इसी क्रम में सेल की डिस्कवरी हो गई, और सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम, सबसे पहले जो सेल के ऊपर स्टडी किए थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो आप देखेंगे कि रॉबर्ट हुक 1665 में स्टडी कर रहे थे प्लांट के एक डेड टिश्यू को जिसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। इन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उन्हें कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो उन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, सेल। तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी किए थे कौन, रॉबर्ट हुक। इसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम, साइंटिस्ट नहीं थे ये, बेसिकली ये शॉपकीपर थे बाय प्रोफेशन। और जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इनकी भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस क्यूरियोसिटी में इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उन्होंने स्टडी किया प्रोटोजोआ को, बैक्टीरिया को, ह्यूमन आरबीसी को, स्पर्मेटोजोआ को। तो ये जब इनको स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मूव कर रहे हैं। तो ये हैरान हुए, लेकिन इनकी हैरानी मतलब और ज्यादा तब बढ़ गई जब इनके आंखों के सामने ये एक से दो सेल में डिवाइड हो गया, एक से दो में डिवाइड हो गया। तो अब इन्होंने कहा हो ना हो ये एक लिविंग सेल है। देन हाउ लिविंग सेल है, दैट इज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने अब इसी पे उन्होंने क्या कहा कि एक हो ना हो एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये डिस्कवर्ड लिविंग सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के
मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी फ्लूइड मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनको मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो फाइनली अब इस चैप्टर में हम जब वो में आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है बेसिक्स एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली क्या होता है? तो ऑर्गेनेली हम पढ़े थे कि अभी कुछ स्पेशल साइटोप्लाज्म चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सेपरेट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हो। मैं बहुत बार इसको इस तरह से उदाहरण देता हूँ कि ऑर्गेनेली क्या है। जैसे कि अगर सेल की बात करें, तो सपोज ये हमारा इस रूम को बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसकी जरूरत पड़ती होगी? वर्कर की। जैसे मैं कहूँ कि हमें इसकी ईंटों को जोड़ने के लिए हमें मैसन की जरूरत होती होगी। अगर मैं कहूँ तो इस घर में जो फर्नीचर के सामान है उसके लिए हमें कारपेंटर की जरूरत होती है। बिजली वगैरह के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहूँ, अगर पानी वगैरह की सुविधा है तो उससे हमें प्लम्बर की जरूरत होती है। घर को थोड़ा साफ सुथरा अच्छे देखने के लिए हमको पेंटर की जरूरत होती है। यानी इस घर को अगर एक खूबसूरत सा रहने वाला प्लेस बनाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट। ठीक उसी प्रकार एक सेल को स्मूथ फंक्शनिंग करना है, उसको लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करना है, उसके लिए उसके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कहते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर या साइटोप्लाज्मिक बॉडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली। जैसे कि एक ऑर्गेनेली या एक स्ट्रक्चर या एक वर्कर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम प्रोटीन या लिपिड बनाना। इसी तरह एक साइटोप्लाज्मिक बॉडी हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं? गोल्जी, जिसका काम ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग, जो लिपिड और प्रोटीन बना है उसको ट्रांसपोर्ट करना और पैक करना। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिनको हम एनर्जी बनाने के काम में यूज करते हैं। हम नहीं करते हैं सेल को। तो ऑर्गेनेली को बेसिकली हम अभी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसके आधार पर? कि मेम्ब्रेन है कि नहीं, एक मेम्ब्रेन है या दो मेम्ब्रेन है या है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनेली को हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो कि वो बस कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो एक सेकेंड। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि ऑर्गेनली तीन तरह के हम कह सकते हैं, विद द बेसिस ऑन द बेसिस की कितने मेम्ब्रेन के बने हैं। अगर उनके बाहर एक मेम्ब्रेन का लेयर है या दो मेम्ब्रेन का लेयर है या कोई मेम्ब्रेन की लेयर है ही नहीं। जैसे कि अगर विदाउट मेम्ब्रेन कहें तो वो वाले ऑर्गेनेली की बात करें तो इनको कहते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना होता है। तो ये राइबोसोम प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में पाए जाते हैं सकते हैं। दो टाइप के सेल जो हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S का पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S। लेकिन क्वेश्चन यहाँ एक अराइज होता है कि हमको ऐसा एक ऑर्गेनेली बताइए जिनमें राइबोसोम जो है 70S का पाया जाता है एक यूकैरियोटिक सेल में। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप वाला पाया जाता है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और इनका काम है सेल डिवीजन कराना। न्यूक्लियोलस, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? इसको हमेशा बच्चे न्यूक्लियस से कम कंट्रास्ट करते हैं या कंफ्यूजन में रहते हैं, या न्यूक्लियोइड से कंफ्यूजन में रहते हैं। बाकी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस, इन तीन टर्म में बेसिकली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो हमारे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, हम जानते हैं डीएनए से हमेशा इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, जिससे आगे चल के वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन पास हो रही होती है। तो डीएनए से जब इंफॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में पास हो रहा होता है तो डीएनए का वो हिस्सा जहाँ कंटिन्यूअस डीएनए से आरएनए बन रहा हो, आरएनए भी कौन सा? आरआरएनए। तो उस हिस्से में हमको कुछ डेंस स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस वहाँ किसकी सिंथेसिस हो रही होती है? आरआरएनए की। तो उसी डेंस स्ट्रक्चर को जहाँ कंटिन्यूअस आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर कई न्यूक्लियस दिखाई दे सकते हैं डिपेंडिंग कि उस सेल के अंदर कितना राइबोसोमल आरएनए बन रहा। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है जिनका काम प्रोटीन का लिपिड बनाना हो। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज हो जाते हैं जिनका काम है
गोल्जी बॉडीज है जिनका काम ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग का काम होता है। और और एक एक करके इनके फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो होते हैं जिन्हें सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, इनका काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ऑटोफैगी होता है, या खुद का ही डेथ करने के लिए सेल का अगर एज हो जाए तो खुद के डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। वैक्यूल्स क्या होता है, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल ही है। सेल के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा हो, कुछ भी हो जाए, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल चाहे कुछ भी हो जाए, वो सारा का सारा वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पार्टिकल जैसे ही आगे फ्यूज करता है तो वो रिसाइकल के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल ही है जिसके का काम प्राइमरी फंक्शन एनर्जी सिंथेसिस है। प्लास्टिड तरह तरह के पाए जा सकते हैं जिनका काम पिगमेंट को स्टोर करना होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होती है। तो हम बेसिकली अभी तक बेसिक्स एंड ओवरव्यू ऑफ सेल को कंक्लूड कर गए। तो अगर मैं एक बार जो हम पढ़े हैं उसको एक बार तो बेसिकली इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पहला टॉपिक कवर कर दिया जिसमें हम कह रहे हैं बेसिक्स एंड ओवरव्यू ऑफ सेल में, जिसमें हमने पढ़े कि सेल को की डेफिनेशन पढ़े, जिसमें सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो हमें पता चला कि स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल का छोटा कुछ नहीं होता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एनवायरनमेंट में कोई हमें एग्जांपल मिलता है जो ये प्रूव देता हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम कहते हैं इसका प्रूफ जो है हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलता है। अब इस चैप्टर में थोड़ी आगे की फ्लो की बात करें तो हम पढ़ते हैं डिस्कवरीज। तो डिस्कवरी में हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की। इसके कुछ दिन बाद एंटोन वॉन लिनोक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और परकिंजी थे जिन्होंने कॉइन किया टर्म प्रोटोप्लाज्म को। कैमिलो गोल्जी जैसे कि गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किए थे। फिर इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सेल है तो उसको एक पढ़ने का एक बेसिक अप्रोच होता है कि सेल के अंदर बेसिक फीचर की बात करें तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। उसके अलावा साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म वो एरेना होता है जिसमें सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में डीएनए होता है। इसके अलावा सेल के कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन कुछ खास चैम्बर में चल रहे होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली भी तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन। बिना मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले और डबल विदाउट मेम्ब्रेन वाले में राइबोसोम आ जाते हैं, सेंट्रियोल आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस आ जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल और वेसिकल आ जाता है। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा कि मैं सेकंड टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूँ। बड़ा हल्का फुल्का हम लोग इस क्लास में पढ़ लेंगे, और अगला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे अभी प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें तो बेसिकली मुझे थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करनी चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाना मतलब जेनेटिक मटेरियल उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, यानी न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव टाइप का है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के सेल को देखें तो उसको में हम पाएंगे कि इनमें थ्री लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। हम अमूमन जानते हैं कि सेल के पास क्या होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी इनमें दो लेयर होती है। तो सबसे बाहर लेयर जो होती है उन्हें हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को टफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये लेयर। इसके अलावा सेल वॉल होती है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों लेयर को हम मिलाकर कहते हैं, ये तीन लेयर को सेल एनवेलप। और ये तीनों लेयर का कॉमन फंक्शन है कि प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। ऑल्दो दे आर केमिकली कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये काम करते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। इस चौथे स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल, क्योंकि इनके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इनको एनर्जी बनाने के लिए तो हो जाएगी दिक्कत। तो प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह से मॉडिफाई हुए हैं कि उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड हो गया, उन पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अपना एनर्जी बना लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम मिजोसोम। तो मिजोसोम क्या है, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिसके ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम है। मिजोसोम के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम रफ रफ देख रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर के क्या क्या नाम है।
तो एक यूप्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सीक्वेंस पूछ दिया जाता है नीट के एग्जाम में कि बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर टू इनर लेयर में सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है जिन पे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिससे एनर्जी बनाने की काम चलती है, जिन्हें हम मिसोसोम के नाम से जानते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाती है और उन्हीं में कुछ पिगमेंट स्टोर हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर का नाम देते हैं, जिनकी वजह से इनके पास कुछ सरफेस स्ट्रक्चर भी होता है जैसे कि फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में हेल्प करा रहा होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल को। इसके अलावा कुछ ब्रिसल शेप लाइक स्ट्रक्चर और ब्रिसल यानी कांटेदार शेप के यानी ब्रश के शेप के स्ट्रक्चर जिन्हें हम पिम्ब्रियाई कहते हैं। पिम्ब्रियाई किसी भी प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल को किसी होस्ट पे अटैच होने में हेल्प करता है। इनमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी दिखते हैं जिन्हें हम पिलाई के नाम से जानते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के हेल्प से बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर लेता है, जिससे अब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर पाता है, एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या ट्रांसफर ये क्या है, एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, प्रिमिटिव। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास खुद का मेन जीनोमिक डीएनए होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनका नेचर ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। न्यूक्लियोइड को मेन जीनोमिक डीएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नेसेसरी है सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर इसी के ऊपर वो सारे जीन प्रेजेंट है जिससे सेल को पता होगा कि कब कौन सा एनर्जी बनाना है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन बनाना है जो कि एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा, या कौन सा एंजाइम बनाना है जो सेल की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये सेल को एक्स्ट्रा फीचर दे देते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अगर स्ट्रक्चर बात करें तो ये 70s टाइप पाए जाते हैं। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, तो हम देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो फूड के ग्रेन्यूल्स, आयन के ग्रेन्यूल्स या पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स, ये सारे इकट्ठे पड़े होते हैं। इन सारे इकट्ठे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब अगले क्लास में हम आते हैं, इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल को इन डिटेल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अगले क्लास में हम इन जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड कर लेंगे। थैंक यू।